अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका इस्तकबाल करता हूँ। खैर मक़दम है आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। तो आइए साथियों, UPTGT 2021 के क्लास का आगाज़ करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले दास्तान बाग़ बहार पढ़ा, दास्तान सबरस पढ़ा और रानी केतकी की कहानी को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे दास्तान फसाने अजाइब, जो बहुत ही अहम होने वाली है UPTGT के लिए। चलिए साथियों, हम लोग जो है दास्तान फसाने अजाइब को देखते हैं। दास्तान फसाने अजाइब के लिखने वाले हैं रजब अली बैग सुरूर। इनका असल नाम है रजब अली बैग सुरूर। क्या नाम है? रजब अली बैग सुरूर। तखल्लुस इनका सुरूर है। तखल्लुस क्या है? सुरूर है। इनकी पैदाइश दोस्तों बहुत ही अहम है। ये लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए UPTGT हो रही है तो हो सकता है यहाँ से कोई सवाल आपको मिल जाए। तो चलिए, पैदाइश इनकी 1786 में होती है और लखनऊ में हुई। याद रखिएगा, पैदाइश 1786 ईस्वी लखनऊ में हुई। कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। और वफ़ात इनकी जो हुई है वो 1869 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है? 1869 ईस्वी में बनारस हुई है। आपको यहीं एक बात और बता दूं कि 1869 ईस्वी ये आपके लिए बहुत अहम है। कैसे अहम है? तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश कब हुई थी? कब हुई थी बताइए? 1797। और वफ़ात कब हुई थी? 1869। तो 1869 जो है ये दो लोगों की तारीख़ वफ़ात मिलेगी आपको, रजब अली बैग सुरूर की और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की भी वफ़ात हुई थी 1869 को दिल्ली में। ये पैदा हुए हैं लखनऊ में, लेकिन मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो हैं वो पैदा हुए थे आगरा में। चलिए दोस्तों, शायरी के उस्ताद इनके कौन है? आगा नवाज़िश। आगा नवाज़िश। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी कि असल नाम रजब अली बैग सुरूर है, तखल्लुस सुरूर, पैदाइश 1786 ईस्वी लखनऊ में, वफ़ात 1869 बनारस में। और इसी के साथ आपने जाना कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में हुई थी, यानी अकबराबाद, और वफ़ात हुई 1869 को उनकी दिल्ली में और रजब अली बैग सुरूर की बनारस में। इनके शायरी के उस्ताद हैं आगा नवाज़िश। आइए कुछ अहम निकात पर रोशनी डालते हैं। फसाने अजाइब, रजब अली बैग सुरूर ने 1824 ईस्वी में दास्तान बाग़ बहार के जवाब में कानपुर में तहरीर फरमाई थी। तो पहला पॉइंट ये है कि रजब अली बैग सुरूर ने फसाने अजाइब कब लिखा? तो दोस्तों कब लिखा? 1824 में। पूछा जाता है कि दास्तान फसाने अजाइब किस दास्तान के जवाब में लिखी गई? तो दोस्तों ये बाग़ बहार के जवाब में लिखी गई। और फसाने अजाइब लिखते हुए रजब अली बैग सुरूर ने दास्तान बाग़ बहार का मजाक भी उड़ाया था। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई है? लखनऊ में नहीं, बल्कि कहाँ? कानपुर में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और पहली बार ये किताब 1843 ईस्वी में शाये हुई थी। लिखा तो 1824 में है, लेकिन 1843 ईस्वी में ये शाये हुई थी। दोबारा इसकी इशाअत जो हुई 1863 ईस्वी में हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें याद रखने के काबिल हैं कि लिखा कब गया? 1824। इशाअत कब हुई? 1843। दूसरी इशाअत कब हुई? 1863। रजब अली बैग सुरूर ने फसाने अजाइब हकीम असद अली की फरमाइश पर लिखा था। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली की फरमाइश पर इन्होंने लिखा था। यहीं पर आपको याद रखना चाहिए कि बाग़ बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो मिस्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। ऐसे ही सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो दोस्तों वो लिखी गई थी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। आइए आगे चलते हैं। फसाने अजाइब में पैदाइश वतन यानी लखनऊ, यानी जहाँ फसाने अजाइब के लिखने वाले रजब अली बैग सुरूर पैदा हुए थे, तो पैदाइश वतन उनका कौन है? लखनऊ है। वहाँ की तारीफ़ इन्होंने की। और जिला वतन यानी जहाँ इनको निकाल करके भेजा गया था, वतन बदर इनको किया गया था, वो कानपुर है।
तो कानपुर की इन्होंने मजम्मत की है। अगला पॉइंट देखेंगे, फसाने अजायब में 2 बादशाहों की तारीफ़ की गई है। पहले नंबर पर बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर की, जिसने सुरूर को 1824 में कत्ल के इल्ज़ाम में कानपुर जिला वतन किया था। और दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन की तारीफ़ की गई है, जिन्होंने रजब अली बैग सुरूर को लखनऊ वापस बुलाया था और ये जो है उन्हीं के दरबार में इन्होंने पेश किया था। आइए साथियों, 1824 में गाज़ीउद्दीन हैदर ने सुरूर को कत्ल के इल्ज़ाम में कानपुर जिला वतन कर दिया, जिसकी वजह से सुरूर को लखनऊ छोड़कर कानपुर जाना पड़ा था। चलिए, ये चीज़ें बहुत ही अहम है और याद रखिएगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। फसाने अजायब को कई नामों से जाना जाता है। फसाने अजायब, फसाने अजीब, क़िस्सा अंजुमन आरा, क़िस्सा जाने आलम और क़िस्सा जाने आलम। तो फसाने अजायब को किन नामों से जाना जाता है? फसाने अजीब के नाम से, क़िस्सा अंजुमन आरा के नाम से, क़िस्सा जाने आलम के नाम से भी जाना जाता है। अगला स्टार पॉइंट है, सुरूर के गालिब के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ थे। चूँकि ये गालिब के हम असर शायरों में से हैं, इसलिए इनके गालिब के साथ दोस्ताना मरासिम थे। मरासिम का मतलब होता ताल्लुक़, तो चाहे कहीं आपको मरासिम मिल जाए, चाहे जो है ताल्लुक़ मिल जाए, दोनों चीज़ें एक हैं। सुरूर नसर के एतबार से दबिस्तान लखनऊ के बानी हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ दबिस्तान के नसर के बानी कौन हैं, तो दोस्तों इसमें रजब अली बैग सुरूर का नाम आएगा। रजब अली बैग सुरूर का नाम आएगा। वाजिद अली शाह ने, अगला पॉइंट है, वाजिद अली शाह ने सुरूर को 50 रुपये माहाना पर दरबारी शुअरा में शामिल किया था। सवाल पूछा जा सकता है कि लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने मिर्ज़ा रजब अली बैग सुरूर को कितने रुपए माहाना तनख्वाह पर अपने दरबारी शायरों में इनको शामिल किया था? तो दोस्तों इनको 50 रुपये जो है माहाना मिलता था। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्तसर खुलासा। किसका मुख्तसर खुलासा पढ़ेंगे दोस्तों? फसाने अजायब का। फसाने अजायब का मुख्तसर खुलासा हम लोग पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि अहम किरदार क्या हैं और इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं। आपके इम्तिहान के पॉइंट व्यू से बहुत ही अहम सवाल इसमें आपको मिलेगा। तो साथियों चलिए, मुख्तसर खुलासा। मुल्क खुतन में एक शहर था किस्मताबाद। कौन सा मुल्क है? मुल्क खुतन। इसमें एक शहर था किस्मताबाद, जिसका बादशाह था फ़िरोज़ बख्त। कौन सा बादशाह था? फ़िरोज़ बख्त, जो 60 बरस की उम्र में भी ला औलाद था, यानी इसकी 60 साल उम्र हो गई थी और इसके कोई लड़के बच्चे नहीं थे, ला वलद था। बहुत दुआओं के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम जाने आलम रखा गया। क्या रखा गया? जाने आलम रखा गया। नजूमियों ने बादशाह सलामत को बतलाया था कि नजूमियों ने बादशाह सलामत को बतलाया था कि 15वें बरस में शहज़ादे को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और शहज़ादा राजपाट छोड़कर देश विदेश चक्कर लगाएगा, घूमेगा। तो दोस्तों अब तक आपने क्या पढ़ा कि मुल्क खुतन में एक शहर था किस्मताबाद, वहाँ एक बादशाह रहता था फ़िरोज़ बख्त, जो 60 साल की उम्र का हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई लड़का बच्चा उसका नहीं था, यानी उसके वो जो है ला वलद था। बहुत दुआओं के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था जाने आलम। क्या था? जाने आलम। नजूमियों ने बतलाया था कि जब वो पैदा होगा तो फिर उसको बड़े ही मुश्किलात का सामना करना होगा और वो मुल्को चक्कर लगाएगा और शहज़ादा जो है अपना राजपाट छोड़ देगा। चुनांचे बादशाह सलामत ने शहज़ादे की शादी 14 बरस की उम्र में, कितने बरस की उम्र में? 14 बरस की उम्र में माह तलाश से करा दी।
ایک دن شہزادہ بازار سے طوطا خرید کر لاتا ہے جو انسان کی طرح بولتا ہے۔ کیا خرید کر کے لاتا ہے دوستو؟ طوطا۔ طوطے کی زبانی شہزادہ زرنگار کی شہزادی انجمن آرا کے حسن کی تعریف سن کر شہزادہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو جان عالم کی شادی کس سے ہوئی؟ ماہ طلعت سے۔ اب یہ جب بازار سے طوطا خرید کر لایا تو اس نے جو ہے انجمن آرا کے حسن کی تعریف کی، اس کو سن کر کے جو ہے شہزادہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جان عالم اپنے وزیر اور طوطے کو ساتھ لے کر ملک زرنگار روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں شہزادہ ایک ہرن پکڑنے کی خواہش میں طوطے اور وزیر سے جدا ہو کر طلسم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ طلسم کا مطلب ہوتا ہے دوستو جادو، تو ایک جادو میں وہ جو ہے قید ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر نقش سلیمانی کی مدد سے آزاد ہو کر ملکہ مہر نگار سے ملتا ہے۔ مہر نگار بھی جان عالم کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ دوستو مزیدار چیزیں ہیں، بڑے ہی عشق و معاشقے کی باتیں اب تک کہانیوں میں ہیں، جتنی بھی کہانیاں آپ نے پڑھی چاروں، چوتھا جو پڑھ رہے ہیں سب میں عشق اور معاشقہ ہی ہے، تو آپ کے مزاج سے ملتے جلتی چیزیں ہیں، اس لیے مزے لے کر کے پڑھو، بوجھ سمجھ کر کے نہیں دوستو۔ اب یہ جو ہے جب یہ طلسم سے آزاد ہوا تو کس سے ملاقات ہوئی جان عالم کی؟ ملکہ مہر نگار سے۔ اب ملکہ مہر نگار کس کے عشق میں گرفتار ہوتی ہے؟ جان عالم کے۔ جان عالم کس کے عشق میں گرفتار ہے؟ انجمن آرا کے۔ کئی مصیبتوں سے گزر کر شہزادہ ملک زرنگار پہنچتا ہے، یعنی انجمن آرا کے ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک جادوگر کی قید سے انجمن آرا کو چھڑاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ اس کی معشوقہ انجمن آرا جو ہے ایک جادوگر کی قید میں ہے، تو اس کو وہاں سے آزاد کراتا ہے اور اسے اپنے دل کا حال سناتا ہے۔ انجمن آرا کے باپ کی مرضی سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ واپسی میں مہر نگار سے بھی عقد کر لیتا ہے، یعنی جب وہاں سے واپس آنے لگتا انجمن آرا سے شادی کرنے کے بعد تو جان عالم جو ہے ملکہ مہر نگار سے بھی نکاح کر لیتا ہے، لیکن وزیر زادے کی نیت خراب ہو جاتی ہے، جو اس کے ساتھ وزیر تھا اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اس کی سازش میں پھنس کر وہ اپنی روح ایک مردہ میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ مختصر خلاصہ آپ نے پڑھا۔ آئیے اب مرکزی کردار دیکھتے ہیں۔ اس میں مرکزی کردار میں فیروز بخت ہے، جان عالم کا باپ، جو ملک ختن کے قسمت آباد کا بادشاہ تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فیروز بخت کون تھا تو جان عالم جو ہیرو ہے اس ملک کا، اس داستان کا، اس کا باپ ہے، ملک ختن کے قسمت آباد شہر کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ جان عالم ہیرو ہے جس کی شادی ماہ طلعت سے 14 برس میں ہوتی ہے، 14 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اور جان عالم کیا کرتا ہے؟ انجمن آرا سے عشق کرتا ہے۔ ماہ طلعت کون ہے؟ ماہ طلعت جان عالم کی بیوی ہے جس سے 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی۔ مہر نگار کون ہے؟ داستان کا سب سے متحرک اور فعال کردار جو ہے ملکہ مہر نگار ہے۔ فسانہ عجائب میں جان عالم، انجمن آرا، ملکہ مہر نگار، ماہ طلعت اور وزیر زادے کے علاوہ طوطا، سوداگر، جوگی، دیونی، انجمن آرا کا باپ وغیرہ کے بھی کردار متحرک نظر آتے ہیں۔ آئیے یہ تو آپ نے پڑھا فسانہ عجائب کا خلاصہ اور اس کے مختصر کردار کو۔ اب سرور کی دیگر تصانیف کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ فسانہ عجائب یہ ان کی پہلی نثری تصنیف ہے جو انہوں نے 1824 میں لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ 1824 میں۔ پہلی اشاعت کب ہوئی تھی اس کی میرے دوستوں؟ تو بتائیے 1843۔ کس میں؟ 1843۔ دوسری اشاعت 1863 میں۔ دوسری تصنیف ان کی ہے شگوفہ محبت، جو انہوں نے لکھا تھا 1856 میں، یہ سرور کی دوسری داستان ہے۔ تیسرا ہے گلزار سرور، اس کا تصنیف کا سن ہے 1859۔ یہ ایک تمثیلی داستان ہے جو محمد رضی تبریزی کی فارسی کتاب حدائق العشاق کا اردو ترجمہ ہے۔ گلزار سرور کیا ہے پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ حدائق العشاق کا اردو ترجمہ ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حدائق العشاق کس کی کتاب ہے تو یہ محمد رضی تبریزی کی کتاب ہے۔ اگلا ہے شبستان سرور۔ شبستان سرور جو ہے 1863 میں انہوں نے لکھا، یہ الف لیلہ کا عام زبان میں ترجمہ ہے۔ فسانہ عبرت 1856 میں انہوں نے لکھی۔ اس میں جو ہے سرور نے اودھ کے آخری 4 بادشاہوں کے حالات قلم بند کیے ہیں۔
लखनवी तारीख़ के एतबार से ये किताब सबसे अहम है। अगर आपसे पूछा जाए कि लखनवी तारीख़ के एतबार से सबसे अहम किताब कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए फ़साने इबरत। क्या होना चाहिए दोस्तों? फ़साने इबरत। आइए आगे देखते हैं। इंशाए सुरूर। इंशाए सुरूर क्या है? ये सुरूर के खतूत का मजमुआ है, याद रखिएगा। और शरर इश्क़ जो है ये एक मुख्तसर रिसाला है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा रजब अली बैग सुरूर को और उनके तसानीफ़ को और फ़साने अजाइब के मुख्तसर खुलासा और किरदार को। तो आइए एक बार हम रिवीज़न कर लेते हैं कि रजब अली बैग सुरूर इनका पूरा नाम है, तखल्लुस सुरूर है, और इनकी पैदाइश जो होती है वो लखनऊ में होती है और उनकी वफ़ात जो होती है वो बनारस में होती है। इनकी पैदाइश जो होती है वो 1700 किस में होती है सर? 1786 ईस्वी में होती है। और जो है वफ़ात कब होती है? 1869 बनारस में होती है। इस पर हमने आपको बताया था कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की भी वफ़ात जो है 1869 में दिल्ली में हुई थी। फिर आपको बताया गया कि रजब अली बैग सुरूर ने जो फ़साने अजाइब लिखा है ये किसकी फ़रमाइश पर लिखा है? तो हकीम असद अली की फ़रमाइश पर लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस बादशाह ने इनको जिला वतन किया था, तो गाज़ीउद्दीन हैदर ने इनको कत्ल के इल्ज़ाम में लखनऊ से निकाल कर कानपुर भेज दिया था और नसीरुद्दीन हैदर ने इनको कानपुर से वापस बुलाया था। पूछा जाए कि फ़साने अजाइब कब लिखा गया, तो 1824 में लिखा गया। और कब इशाअत हुई, तो 1843 में पहली बार इशाअत इसकी हुई। और अगर पूछा जाए कि दोबारा इशाअत इसकी कब हुई, तो 1863 ईस्वी में इसकी इशाअत हुई। फिर आपने फ़साने अजाइब का मुख्तसर खुलासा पढ़ा कि फ़साने अजाइब में जो है एक बादशाह है, बादशाह का नाम है फ़िरोज़ बख्त, जो मुल्क ख़ुतन के किस्मताबाद का बादशाह होता है। 60 साल की उम्र में भी उसके कोई लड़के बच्चे नहीं होते हैं और बहुत दुआओं के बाद एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है? जाने आलम। जाने आलम के बारे में नजूमियों ने बतलाया कि 15वें बरस में इसको बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, ये मुल्कों मिल्कों फिरेगा। चुनांचे बादशाह ने जाने आलम की शादी 14 बरस की उम्र में किससे करवा दी? माह तलाश से करवा दी। और फिर ये जो है एक दिन बाज़ार से एक तोता ख़रीद करके लाता है जिसकी ज़बानी जो है वो अंजुमन आरा की तारीफ़ सुनता है। चुनांचे वो अपने तोते और वज़ीर को लेकर अंजुमन आरा की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में जब ये जो आता है तो एक हिरन की शिकार के चक्कर में पड़ जाता है। वहाँ वो तोते और वज़ीर से आगे निकल जाता है और एक तिलिस्म में गिरफ़्तार हो जाता है। फिर नक्श सुलेमानी की मदद से ये उससे आज़ाद होकर मलिका महर निगार से मिलता है। मलिका महर निगार इस पर आशिक़ हो जाती है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर ये अंजुमन आरा के पास पहुंचते हैं, उससे अपने दिल का हाल सुनाता है और दोनों की शादी जो है अंजुमन आरा के बाप की मर्ज़ी से हो जाती है। फिर आखिर में क्या होता है कि अंजुमन आरा से जब शादी होती है तो उसके साथ साथ जब वापस लौटने लगता है तो ये मलिका महर निगार से भी अक़्द कर लेता है और फिर वज़ीर ज़ादे की नीयत ख़राब होती है और ये जो है अपनी रूह को मुर्दा में मुंतकिल करता है इला आखिरी। यह आपने पढ़ा तो बहुत ही अहम है दोस्तों। और इसका जो है MCQs यानी मारूज़ी सवाल आपको शाम को मिलेगा। अब डेली 2 क्लासें होगी, एक में थ्योरी की और एक में उस पर प्रैक्टिस सेट की। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करते रहें और अपनी तैयारी में जी जान से लग जाएं। दोस्तों अगर आपको अपनी तैयारी करनी है तो आपको इस तरह करना पड़ेगा कि न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी ख़ुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। और अल्लामा इक़बाल का एक शेर है, मंजिल की तमन्ना है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की तमन्ना है तो कर जोहद मुसलसल, खैरात में यूँ चाँद सितारे नहीं मिलते। तो दोस्तों अगर आपको कामयाब होना है तो लगातार और अनवरत कोशिश करनी होगी, अनवरत प्रयास करने होंगे। एक दिन आपने पढ़ लिया, एक दिन बंद कर दिया तो दोस्तों ऐसे तो चाँद सितारों आपको खैरात में चाँद सितारे नहीं मिलने वाले हैं।